हेलो गाइस, वेलकम इन द नेक्स्ट वीडियो। गाइस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू मशीन डिज़ाइन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मशीन डिज़ाइन क्या होती है, कितने टाइप की मशीन डिज़ाइन होती है और किन स्टेप्स को और किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी मशीन को डिज़ाइन करते वक्त। तो आइए बगैर किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि मशीन डिज़ाइन होती क्या है। सो मशीन डिज़ाइन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जिसमें हम किसी भी मशीन को या तो बिल्कुल नए सिरे से डिज़ाइन कर रहे होते हैं या फिर प्रीवियसली अवेलेबल कोई मशीन है अगर हमारे पास, तो हम उसमें ही कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम इसको सिंपल टर्म में यहाँ पे देखें तो मशीन डिज़ाइन को हम ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि या तो हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग मशीन, और इट कैन बी डिफाइंड एज डिज़ाइन ऑफ और क्रिएशन ऑफ न्यू मशीन। तो इन दो तरीके से हम मशीन डिज़ाइन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब भी हम किसी कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमेशा दो पैरामीटर को आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, और ये दो पैरामीटर आपके हैं। नंबर वन इज़ कॉस्ट एंड सेकंड वन इज़ टाइम। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। तो इन पैरामीटर्स का क्या रोल है कि जब भी हम कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमारा ये टारगेट होता है कि हम जो भी डिज़ाइन करें वो एक ऑप्टिमम डिज़ाइन हो। और ऑप्टिमम डिज़ाइन से मतलब ये है कि उस कंपोनेंट की या उस मशीन की डिज़ाइन करते वक्त उसमें कॉस्ट भी बहुत कम आए और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम लगे। तो इस तरीके के डिज़ाइन को हम कहते हैं ये एक ऑप्टिमम डिज़ाइन हो, यानी हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम से कम हो और जो हमारा टाइम यूटिलाइज हो रहा है उस कंपोनेंट को डिज़ाइन करने में या उस मशीन को डिज़ाइन करने में, तो वो टाइम भी हमारा कम से कम यूटिलाइज हो। सो गाइस, अब मूव करते हैं हम टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन की तरफ कि कितने टाइप की मशीन डिज़ाइन होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मशीन डिज़ाइन। तो गाइज, जनरली मशीन डिज़ाइन जो होती है वो आपकी तीन तरीके की होती है, जिसमें नंबर वन होता है आपका अडेप्टिव डिज़ाइन, नंबर टू इज़ डेवलपमेंट डिज़ाइन एंड नंबर थ्री इज़ न्यू डिज़ाइन। ये तीन तरीके की डिज़ाइन होती हैं और अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि अडेप्टिव डिज़ाइन क्या होता है, डेवलपमेंट डिज़ाइन क्या होता है और न्यू डिज़ाइन क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अडेप्टिव डिज़ाइन। एडेप्टिव डिज़ाइन एडेप्टिव डिज़ाइन में क्या होता है कि जनरली जो डिज़ाइनर डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहा होता है वो प्रीवियसली अवेलेबल किसी डिज़ाइन को अडेप्ट कर लेता है और उसी के ऊपर काम करता है, उसमें कुछ फर्दर इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है। और इस काम को करने के लिए आपको ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर आपके पास कम स्किल है या कोई डिज़ाइनर ऐसा है जिसके पास कम स्किल है तो वो आसानी से इस एडेप्टिव डिज़ाइन को कर सकता है। और इस तरीके के डिज़ाइन को करने में आपको एफर्ट भी कम लगाना पड़ता है। तो अगर हम दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कंक्लूजन या दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकालें एडेप्टिव डिज़ाइन से, तो हम ये निकाल सकते हैं कि it requires less effort and it requires less skill। ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेंगे आपके एडेप्टिव डिज़ाइन से। नाउ सेकंड टाइप की जो डिज़ाइन होती है वो होती है आपकी डेवलपमेंट डिज़ाइन। अब ये जो डेवलपमेंट डिज़ाइन होती है इसमें क्या होता है, जनरली जो डिज़ाइनर होता है वो प्रीवियसली कोई एग्जिस्टिंग अगर डिज़ाइन है तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर देता है, और उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद वो एक नई तरीके की डिज़ाइन को जनरेट करता है। तो भाई जैसे कि पावर प्रेस होती है, तो उस पावर प्रेस में कभी कभी क्या होता है एक्सीडेंटली
कि जो वर्कर काम कर रहा होता है उस पावर प्रेस पे, उसकी फिंगर कट हो जाती हैं या हाथ चला जाता है तो हाथ में कट लग जाता है। तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स को हम रोक सकते हैं अगर हम डिज़ाइन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसमें मास सेंसर्स लगा दें, और जो मैकेनिकल क्लच होता है उसको रिमूव करके हम एक न्यूमेटिक क्लच लगा दें। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारी फिंगर उस पावर प्रेस में जाएगी तो वो उसको सेंस कर लेगा और वो वहीं रुक जाएगी पावर प्रेस, तो हमारा वो एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। इस तरीके की डिज़ाइन को फिर हम डेवलपमेंट डिज़ाइन कहेंगे। और इस तरीके के डिज़ाइन करने में आपको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। यानी जो आपका डिज़ाइनर होगा उसको एक अच्छी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उसके लिए, और उसके उसके पास स्किल भी अच्छी खासी होनी चाहिए। और जब भी आप किसी भी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे प्रीवियसली अवेलेबल डिज़ाइन में, तो आपको हमेशा न्यू मटेरियल की ज़रूरत होगी, नए मेथड्स की ज़रूरत होगी, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो इससे जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये निकाल सकते हैं कि आप प्रीवियसली अवेलेबल डिज़ाइन में ही कुछ चेंजेस करते हैं। और सेकंड आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इस टाइप के डिज़ाइन में आपको जनरली ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ती है। गुड ट्रेनिंग एंड स्किल्ड लेबर और स्किल्ड डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है आपको इसमें। थर्ड कंक्लूजन आप इससे ये निकाल सकते हैं कि जब भी आप कोई डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे तो आपको हमेशा न्यू मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और आपको न्यू कंपोनेंट चाहिए होगा, और आपको न्यू मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीन कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं अगर आप डेवलपमेंट डिज़ाइन को कंसिडर करते हैं। नाउ थर्ड टाइप की जो आपकी डिज़ाइन होती है वो आपकी न्यू डिज़ाइन होती है। न्यू डिज़ाइन, न्यू डिज़ाइन में क्या होता है कि आप बिल्कुल ही कोई नया कंपोनेंट या कोई नई मशीन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और इस तरीके की डिज़ाइन में आपको हाईली स्किल्ड डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है, और इस तरीके की डिज़ाइन करने में आपको बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है, लॉट ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड होती है, और ट्रेनिंग भी बहुत हाई लेवल पर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके डिज़ाइनर की। और ये सिर्फ उन्हीं डिज़ाइन ये इस टाइप के डिज़ाइन सिर्फ वही डिज़ाइनर कर सकते हैं जिनको अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हो, जो अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों, और जिनके पास बहुत ज़्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस हो, और वो हाईली स्किल्ड हों अपने काम के अंदर। तो इससे जो हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये हैं कि इसमें आपको इस तरीके के डिज़ाइन में आप इंटायरली न्यू मशीन को डिज़ाइन करते हैं। इंटायरली न्यू मशीन और कंपोनेंट इज डिज़ाइन। सेकेंड कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हैं इसमें से कि इस टाइप के डिज़ाइन को करने में आपको बहुत सारी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग। थर्ड कंक्लूजन आप ये निकाल सकते हैं इसमें से कि ओनली दोज डिज़ाइनर्स कैन वर्क on this type of design which have lot of expertise in their work। सो ओनली वही डिज़ाइनर्स पे काम कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपने काम में एक्सपीरियंस हो और वो हाईली स्किल्ड हो। तो ये तीन तरीके की डिज़ाइन होती हैं, इसमें पहली आपकी अडेप्टिव हो गई, सेकंड आपकी डेवलपमेंट हो गई, थर्ड टाइप आपकी न्यू डिज़ाइन हो गई। नाउ अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं और देखते हैं क्या 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 प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी भी कंपोनेंट की डिज़ाइन में या किसी भी मशीन की डिज़ाइन के अंदर। सो नाउ लेट अस डिस्कस प्रोसीजर used in machine design। कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं मशीन डिज़ाइन के, और उन बेसिक स्टेप्स को
हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एम क्या है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए या किसी भी मशीन को डिज़ाइन करने के लिए। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट स्टेप, और we can say that second important term here is mechanism, and third step is force analysis. Next is selection of material, another important parameter. Selection of material. Now, जब आपने मटेरियल को सिलेक्ट कर लिया, अब आप एलिमेंटल डिज़ाइन पे काम करेंगे, यानी डिज़ाइन ऑफ एलिमेंट्स पे काम करेंगे। आप अलग अलग एलिमेंट्स की डिज़ाइन की जाएगी अब। सो एलिमेंट डिज़ाइन। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन। Drawing in detail, and finally production or fabrication. Production or fabrication. So these are the steps which are necessary for designing a component or a machine. सबसे पहले आपको जो ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूरत पड़ेगी आपको एम की। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपका एम क्या है, आप क्यों डिज़ाइन करना चाह रहे हैं किसी भी कंपोनेंट को, क्यों ज़रूरी है, क्या मतलब मकसद क्या है आपका डिज़ाइन करने का। तो एम और ऑब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होना चाहिए कि डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, क्यों करना है आपको किसी भी चीज़ को डिज़ाइन। फिर आपको मैकेनिज़्म पता होना चाहिए, क्या क्या मैकेनिज़्म यूज़ करेंगे आप डिज़ाइन करने के लिए, किन मैकेनिज़्म का इस्तेमाल होगा कि जो जो भी आपका प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं उनमें उसमें किस किस टाइप का मैकेनिज़्म लग रहा होगा। तो वो मैकेनिज़्म आपको क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा इसमें फोर्स एनालिसिस, यानी जो आप कंपोनेंट डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो वो किस टाइप की फोर्स के लिए आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसमें किस टाइप की फोर्सेस लग रही हैं। डिफरेंट टाइप की फोर्सेस लग रही होती हैं। कभी कभी आपका जो है टॉर्जनल लोड लग रहा होता है, कभी कहीं पे आपका शेयर लोड लग रहा होता है, कहीं पे टेंसाइल लोड लग रहा होता है। तो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन के लिए आपको अपने कंपोनेंट को डिज़ाइन करना होगा। तो वो फोर्स एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि किस किस कंडीशन के लिए आप यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये 3 स्टेप्स आप कर लेंगे तो फिर आप जो है मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, यानी आपको पता चल गया कि इतनी फोर्सेस आ रही होंगी इसके ऊपर। और तो उन फोर्सेस के हिसाब से सपोज़ करिए अगर आपकी फोर्स आ रही है 1000 न्यूटन की किसी भी कंपोनेंट के ऊपर, तो आप एक ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करेंगे जो इस 1000 न्यूटन की फोर्स को बेयर कर जाए। तो आप उसी मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे। तो फिर आप जब आपका मटेरियल सेलेक्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको किस मटेरियल को यूज़ करके डिज़ाइन करना है या कौन से मटेरियल को यूज़ करके आपको फैब्रिकेशन करना है। तो अब आप फिर एलिमेंटल डिज़ाइन पे आएंगे। डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होंगे उस पर्टिकुलर फैब्रिकेशन में, यानी अगर आप कोई मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस मशीन को डिज़ाइन करने में आपको अलग अलग एलिमेंट्स को डिज़ाइन करना होगा। सपोज़ करिए अगर आप लेथ की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो लेथ को जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको अलग अलग कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करना होगा। उसका चक डिज़ाइन करेंगे आप, उसका स्पिंडल डिज़ाइन करेंगे आप, उसके टेल स्टॉक की डिज़ाइन होगी, उसके बेड की डिज़ाइन होगी। तो जैसे बेड है, बेड एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लेथ मशीन का। ये बेड वो पार्ट होता है जिसमें जो हमारा वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर रहा होता है। यानी जब कोई एक्सीडेंटल कंडीशन है या कोई एक्सट्रीम कंडीशन है, इसमें आपका टूल जो है वो बहुत ज़्यादा वियर हो चुका है, तो उसके केस में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने में जो चीज़ काम में आए, जो कंपोनेंट आपका काम में आएगा वो बेड होगा। तो बेड इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशन को एब्जॉर्व कर सके। तो अलग अलग कंपोनेंट्स की जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन एलिमेंट्स की डिज़ाइन करनी है। तो इसको इसी को हम कहते हैं एलिमेंटल डिज़ाइन, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स की आपको डिज़ाइन करनी है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जब आप ये सारे स्टेप्स कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ये जो आपने डिज़ाइन बनाई है ये एक ऑप्टिमम डिज़ाइन है या नहीं है। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर उसमें आपको कुछ कमी नज़र आएगी तो आप उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो मॉडिफिकेशन जब आप करेंगे जब आपको रिक्वायरमेंट होगी मॉडिफिकेशन की।
तो इफ़ रिक्वायर्ड, मॉडिफिकेशन आप जब भी करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप हर बार कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर देंगे उसमें, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई ड्राइंग बनाई और वो ड्राइंग सही थी, तो वही ड्राइंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, आपको मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर फाइनली जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा, अगर रिक्वायरमेंट है मॉडिफिकेशन की, तो आप जो है वो डिटेल में ड्राइंग करेंगे। अब डिटेलिंग होगी ड्राइंग की, यानी अब आपको ये पता चल गया कि आपको कितने एलिमेंट डिज़ाइन करने हैं। कोई लेथ के लिए चक को डिज़ाइन करना है, स्पिंडल को डिज़ाइन करना है, टेल स्टॉक को डिज़ाइन करना है, बेड को डिज़ाइन करना है। तो अब आप ये देखेंगे कि इनकी डायमेंशन कितनी रखनी है। भाई आपको स्पिंडल का डायमीटर कितना रखना है, बेड का डायमेंशन कितना होगा, कितनी लेंथ होगी इसकी, कितनी विड्थ होगी इसकी, कितनी हाइट रखी जाएगी बेड की। तो ये सारी अब डिटेल में आप ड्राइंग करेंगे, तो इसी को कहते हैं ड्राइंग इन डिटेल। फाइनली जब आप ये सारी स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, तो अब आप जो है उस उन सारे कंपोनेंट्स को प्रोडक्शन में ले जाएंगे और प्रोडक्ट उनका उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, वो कंपोनेंट जो होंगे वो बनेंगे। अब इसमें एक चीज़ और लास्ट में रह जाती है कि जब सारी चीज़ें बन जाएंगी, तो फिर ये जो है आपकी डिज़ाइन प्रोसीजर तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अब एक फाइनल काम रह जाएगा, जो कि वो प्रोडक्शन सुपरवाइज़र का काम होगा या प्रोडक्शन इंजीनियर का काम होगा। अब वो उसकी असेंबली होगी फिर फाइनली। उसमें डिज़ाइन इंजीनियर का कोई रोल नहीं है। डिज़ाइनिंग के यही प्रोसीजर हैं, यही स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस इस्तेमाल करने हैं, किस तरीके से बनाया जाएगा, किन प्रोसेस को आप अप्लाई करेंगे। आप कास्टिंग करवाएंगे कंपोनेंट की, आप टर्निंग करवाएंगे कंपोनेंट की, या आप मिलिंग करवाएंगे कंपोनेंट की। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग के स्टेप्स खत्म हो जाएंगे। अब फाइनली अब हम मूव करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइनर की तरफ। यानी एक अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, किस डिज़ाइनर को हम कहेंगे कि ये डिज़ाइनर हमारा अच्छा डिज़ाइनर है, इसके अंदर क्वालिटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो अब हम मूव करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड डिज़ाइनर। सो सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी डिज़ाइनर के अंदर, वो ये होनी चाहिए कि डिज़ाइनर पेशेंट होना चाहिए। यानी डिज़ाइनर के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए। डिज़ाइनर शुड बी पेशेंट। यानी डिज़ाइनिंग जो है वो पेशेंस का नाम है। आपको हर बार पहली बार में हर चीज़ आपको सही नहीं मिलेगी, बल्कि आपके कुछ ना कुछ आपके अंदर आपके डिज़ाइन में कुछ ना कुछ कमियाँ, कुछ ना कुछ गलती निकलती रहेगी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो डिज़ाइनर की पहली क्वालिटी यही होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा पेशेंट होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी डिज़ाइनर की ये होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेटिव होना चाहिए। डिज़ाइनर शुड बी कम्युनिकेटिव। यानी अपनी बात को वो दूसरों को समझा सके। भाई आपको ये प्रूव करना होगा कि जो भी आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिस जिस भी प्रोसेस का आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं डिज़ाइनिंग के लिए, उस प्रोसेस से हम ऑप्टिमम डिज़ाइन तक पहुँच सकते हैं। तो इस बात को आपको प्रूफ करना होगा। इस बात को आपको प्रूफ करना होगा। तो ये आप जब भी प्रूफ कर पाएंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होंगी, आप अपनी बात को आसानी से समझा सकते होंगे दूसरों को। तो डिज़ाइनर शुड बी कम्युनिकेटिव। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट या थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो एक डिज़ाइनर के अंदर होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि डिज़ाइनर शुड बी अटेंटिव। यानी अगर आपको कोई टास्क दिया गया है किसी चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, तो आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अटेंटिव हों। आप हमेशा उसको लेकर के फोकस्ड रहें। ऐसा ना हो कि आप कहीं आप जो है आपका जहन कहीं और काम कर रहा हो और आप जो है वो डिज़ाइनिंग कर रहे हो कंपोनेंट्स की। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिज़ाइनर जो हो वो अटेंटिव हो, यानी अपने काम को लेकर के अपने काम के बारे में ही सोचता रहे। क्योंकि जब भी अगर आप किसी भी कंपोनेंट की डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो आपका जहन सिर्फ और सिर्फ उसी कंपोनेंट की डिज़ाइन की तरफ होना चाहिए, किसी और की तरफ नहीं होना चाहिए। तो थर्ड क्वालिटी तो ये हो गई डिज़ाइनर की। फोर्थ क्वालिटी क्या हो सकती है डिज़ाइनर की? वो ये हो सकती है कि डिज़ाइनर शुड बी कॉन्फिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एक डिज़ाइनर की। डिज़ाइनर शुड बी कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डिज़ाइनर के लिए। यानी आपको अपनी डिज़ाइन के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने डिज़ाइन बनाई है एक ऑप्टिमम डिज़ाइन है, इससे कॉस्ट भी मिनिमाइज़ हो जाएगी, इससे टाइम भी मिनिमाइज़ होगा, और जिस जिस मकसद के लिए हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं वो मकसद भी हमारा फुलफिल हो जाएगा, वो मोटिव भी हमारा पूरा होगा। तो ये कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिज़ाइनिंग करते वक्त। तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी डिज़ाइनर के अंदर जो होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएंगे पिन किए हुए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो गाइज़, आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलरली फॉलो करते रहें।
थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।